नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा के बजट सत्र की। तो कल यानी कि मंगलवार को उत्तराखंड का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में बजट पेश करेंगे और इस बार नए समय पर यानी कि दोपहर 12 बजे 12:30 बजे बजट को टेबल किया जाएगा। इस बार के बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है। सरकार सदन में 89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। बजट 2024-25 में इंफ्रा पर जोर दिए जाने की संभावना है। साथ ही युवाओं और महिलाओं को भी बजट में ध्यान में रखा गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। वहीं कई ऐसे विभाग हैं जिन्होंने पिछले साल का बजट खर्च नहीं किया, उनके फंड में इस बार बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है। आज से बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है। सेशन के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और अब मंगलवार को बजट पेश करेगी सरकार। बजट सेशन के पहले दिन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हुई। राज्यपाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए गए सरकार के कामों को रखा, तो वहीं आने वाले साल के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को भी गिनाया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार विरासत में मिली संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में काम कर रही है। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि इसमें न कोई विजन है, न कोई संकल्प है, न कोई सच्चाई है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत होटल, मोटल, रोपवे, थीम पार्क आदि को निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किए जाने हेतु निजी निवेशकों के साथ कार्य किया जा रहा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत 48 पौराणिक मंदिरों का चिन्हीकरण किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण में न तो दृष्टि है, न विजन है, मात्र एक झूठ का पुलिंदा है। इसके अलावा जनता को गुमराह करने की एक बार फिर कोशिश की गई है। दूसरी ओर कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सोमवार को भी गतिरोध बना रहा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार कार्यप्रणाली की अनदेखी कर रही है। विपक्ष को बिना विश्वास में लिए ही सेशन का एजेंडा तय कर लिया गया, जबकि संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि विपक्ष को मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन जब विपक्ष नहीं आया तो सेशन का एजेंडा तय कर लिया गया। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, उसमें एजेंडा तय किया गया है, विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया है और जो हमारे बीच में गतिरोध है उसके लिए संवाद होना चाहिए था। सरकार की ओर से पहल होनी चाहिए थी, सरकार की जिम्मेदारी है। पहले मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से, माननीय प्रीतम सिंह जी से मैंने खुद ने आग्रह किया था टेलीफोन करके, और उसके बावजूद अब वो नहीं आए। ये कारण तो मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं आए, लेकिन निश्चित रूप से कार्य मंत्रणा समिति के लिए जैसा मुझे जानकारी है कि विधानसभा सचिवालय से भी सचिव विधानसभा जी के द्वारा अनेकों बार उनसे संपर्क स्थापित। अब मंगलवार को जहां सदन के भीतर माहौल गर्म रहेगा, वहीं गैरसैंण में भी सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। मंगलवार को प्रश्नकाल भी होगा, तो वहीं ठीक 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में आज से उत्तराखंड के बजट सत्र की शुरुआत हुई, तो गैरसैंण में सत्र में न होने के विरोध में हरीश रावत मौन व्रत पर बैठे। देहरादून के गांधी पार्क में हरीश रावत ने अपने समर्थकों के साथ मौन धारण किया। गैरसैंण को नजरअंदाज किए जाने का लगाया। वहीं मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा गैरसैंण में होंगे और सत्र न करने के विरोध में सांकेतिक विधानसभा का आयोजन करेंगे। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत के मौन व्रत और गैरसैंण जाने से कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लिए नौटंकी कर रही है। जो लोग मौन व्रत का महत्व नहीं समझते, जो लोग उपवास का महत्व नहीं समझते, जिन लोगों ने गांधी और गांधीवादी तरीकों का महत्व नहीं समझा, उनके सिद्धांतों का महत्व नहीं समझा, तो उनके ऊपर कोई असर की हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र है,
हमारा ये लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरीका है। होता है नौटंकी करने का स्वभाव कांग्रेस का बन गया है। आज मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है, तो एक डेमो टाइप का कर रहे हैं, क्योंकि ना उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री बनना है ना मंत्री बनना है। आजकल दिखा रहे होंगे कौन किसके। मुझे तो खतरा है इस बात का, कल डेमो में भी कहीं झगड़ा हो जाए, वित्त मंत्रालय किसके पास होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी किस पे होना चाहिए। तो पहले उस नाटक को देखेंगे, और वो नाटक उनके लिए क्या अभिशाप बनने वाला है। पौड़ी के जिला और सत्र न्यायालय ने अंकिता भंडारी मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की कोर्ट ट्रांसफर की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। अब कोर्ट अपना फैसला निर्धारित तिथि पर ही सुनाएगी। आपको बता दें, अंकिता भंडारी केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने कोर्ट द्वार के बजाय जिला एवं सत्र न्यायालय पौड़ी में केस ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी और इस पर एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने खुद ही कोर्ट में अपनी पैरवी की। वादी पक्ष की ओर से पहले भी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई गई थी जो यहाँ से निरस्त हुई थी, तो उन्हीं आधारों पर हमारा ये तर्क था कि इसके प्रार्थना पत्र पर भी कोई बल नहीं है और कोई ऐसी बातें उसमें नहीं लिखी गई थी कि जिनके आधार पर ट्रांसफ़र किया जा सके। ये तर्क हमने माननीय न्यायालय के समक्ष। उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम कल यानी कि 27 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। इस बार इन परीक्षाओं में करीब 2,12,000 स्टूडेंट शामिल होंगे, जिसके लिए परिषद ने प्रदेश भर में 1,228 सेंटर बनाए हैं, जिनमें 159 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए। एग्जाम एक ही पाली में करवाई जाएंगी। 16 मार्च तक चलने वाली इन परीक्षाओं को नकल मुक्त कराने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा कक्ष में किसी के भी मोबाइल ले जाने पर पाबंदी होगी। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आज देर रात से मौसम का मिजाज बदलने का पूर्वानुमान किया गया। मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। 3000 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फॉरेस्ट अधिकारियों पर बेहद सख्ती दिखाई और वन अधिकारियों के विदेश दौरों पर रोक लगा दी है। राज्य में बढ़ते गुलदारों के हमले को देखते हुए ये फैसला लिया गया। सीएम ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को फील्ड में रहने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अधिकारी फील्ड में रहें और क्विक रिस्पांस टीम फील्ड में मौजूद रहे। उत्तराखंड में गुलदार के हमलों के बढ़ते मामले को देखकर सीएम धामी ने लगातार तीसरी बार फॉरेस्ट अधिकारियों को तलब किया, कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के सबसे टॉप लेवल के ऑफिसर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा को खुद फील्ड पर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं और किसी भी दशा में कोई जनहानि ना हो, ये बात कही और इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत हो वो कदम उठाए जाए, ये भी कहा मुख्यमंत्री ने। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में लगे गांवों में बाघों के साथ इंसान का टकराव बढ़ गया है, जो काफी चिंताजनक है। हालात कितने ज्यादा चिंताजनक हो चुकी है, ये हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कॉर्बेट से लगे गांव हो या कॉर्बेट के इर्द गिर्द के दूसरे डिवीजन से लगे गांव हो, वहां बाघ के हमले बढ़ रहे हैं, जिससे वन्य जीव प्रेमियों के माथे पर भी बल पड़ गए हैं। दरअसल कॉर्बेट और उससे लगे फॉरेस्ट डिवीजन में बाघों की संख्या बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि सीमित क्षेत्रफल में अधिक बाघों के होने के चलते ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए वन्य जीव प्रेमी यहाँ के केयरिंग कैपेसिटी का निर्धारण करने की मांग कर रहे हैं, जिससे क्षमता से ज्यादा हो रहे बाघों के यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। और विगत दिनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसकी वजह से जो है और ज़्यादा चिंता का विषय है। इसके लिए वास्तव में कोई नीति निर्धारण होना चाहिए और कॉर्बेट नेशनल पार्क के इर्द गिर्द बाघों की संख्या बड़ी है और कोई निर्धारित धारण क्षमता का निर्धारण होने के बाद जो है यहाँ से जो है बाघों को हटाया जाना चाहिए। उधर कॉर्बेट प्रशासन का मानना है कि आबादी के आसपास घूम रहे आवारा मवेशी बाघों को आकर्षित कर रहे हैं।
जिससे बाघ आसान शिकार के लिए जंगल से बाहर का रुख कर रहे हैं। वहीं कॉर्बेट के अधिकारी ये भी मानते हैं कि बढ़ते बाघों के चलते इनके व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है। तो मुहान की आपने बात करी, तो मुहान वाले क्षेत्र में जो नेशनल हाईवे है 309, उसके आसपास टाइगर्स की लगातार प्रेजेंस इसलिए भी बनी रहती है क्योंकि उन्हें इजी प्रे और आवारा पशु उस क्षेत्र में मिलते हैं। इनका आसपास इनका खुद का व्यवहार भी परिवर्तित हो रहा है। 2 या 2 से अधिक टाइगर्स भी कई बार एक साथ घूमते हुए टाइगर जो हैं वो भी मिल रहे हैं, जबकि टाइगर जनरली 2 साल के बाद अपनी मां से अलग हो जाता है कब, और वो स्वयं इंडिपेंडेंट शिकार करने लगता है। बढ़ते बाघ और बाघ का बदलता व्यवहार अब इंसान को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। ऐसे में इस ओर जल्द कदम उठाने होंगे जिससे कि बाघ और इंसान अपने अपने घरों में सुरक्षित रह सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। कुमाऊं में होली के रंग जम चुके हैं। उसी होली के रंग जिसमें हंसी ठिठोली के साथ आप सब कुछ भूल जाते हैं, और उत्तराखंडी महिलाओं की होली वाले ये रंग तो ऐसे हैं जो आपको भी मदमस्त कर देंगे। देखिए ये रिपोर्ट। रंगों वाली होली में भले ही अभी 1 महीने का वक्त हो, लेकिन फागुन लगते ही कुमाऊं में महिलाओं पर बैठ की होली का रंग चढ़ गया है। कुमाऊनी महिलाओं की ये टोलियां कुमाऊं के मैदान में रंग जमाने लगी है। हल्द्वानी के महिला जागृति कल्याण संस्था पिछले 21 सालों से इन महिला होलियारों को ऐसा मंच दे रही है जहां खुलकर ये अपना जलवा बिखेर रही हैं। यहाँ पर एक मंच देने का प्रयास किया है। यहाँ पर हमारी जो होली भी गा रही हैं, ये कोई भी प्रोफेशनल महिलाएं नहीं हैं, ये सब घरेलू महिलाएं हैं जो कि यहाँ पे अपनी कलाकारी पूरी जनता को दिखा रही हैं। और कई दिनों से ये लोग तैयारियां करी हैं। कई टीमों का तो 1 दिन पहले तैयारी करी। इस बार हमने इस प्रयास किया है कि इस क्षेत्र की जो ग्रामीण क्षेत्र की जो घरेलू महिलाएं हैं उनको एक मंच दिया जाए, जिससे वो इस मंच के माध्यम से जो समाज में जो बुराइयां हैं उनको स्वांग के माध्यम से या होली के माध्यम से यहाँ पर हमें बताएं, जनता को बताएं। कुमाऊं की ये ठेठ पहाड़ी महिलाओं के सुर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इनकी होली में लोक भाषा के साथ शास्त्रीय सुरों की बंदिशें बंधी हैं। अखिया ने परते गुलाल, अरे अखिया ने परते गुलाल, लाला ऐसी खेलो न होली, अखिया ने परते गुलाल। खास बात यह है कि इन महिला होलियारों की टोलियों को नई बेटियों का साथ मिल रहा है। होली जहाँ तक एसोसिएट करते हैं हम महिलाओं के साथ ही करते हैं, तो हम जैसे जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं तो हम भी उनके साथ पार्टिसिपेट करके हम भी नई चीजें सीख रहे हैं। हमारे कुमाऊं का कल्चर जो है वो आजकल जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन है, वो भूलते जा रही है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने बस एक छोटी सी कोशिश करी। जाहिर है कुमाऊनी होली भले ही ब्रिज से 700 किलोमीटर दूर हो रही हो, लेकिन ये ब्रिज के उतने ही करीब है जितने कृष्ण कन्हैया और राधा रानी। ऐसे में कुमाऊं की इन होलियारों में हंसी ठिठोली के साथ राधा कृष्ण का रास, भगवान राम के साथ शिव की गाथा, सब कुछ मिलेगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। विकासनगर के राजकीय महाविद्यालय डाक पत्थर में 4 दिन से छात्र अनशन पर बैठे थे। सोमवार को बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जूस पिलाकर छात्रों का अनशन तुड़वाया। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ के जंगलों में इस बार आग की घटनाएं नहीं हुई। इस बार वन क्षेत्र में सूखी घास को पूरी तरह से पहले ही साफ कर दिया गया था। चमोली के कर्णप्रयाग में बीजेपी ने 400 से ज्यादा युवाओं को पार्टी ज्वाइन कराई, साथ ही पार्टी की नीति और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। रुद्रप्रयाग में डीएम ने जनता मिलन कार्यक्रम में कई गांव वालों की समस्याओं को सुना और जल्द ही निपटारे के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में बेहतरीन काम करने वाली आशा वर्कर्स को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। चन्याली सौड़ की कविता को पहला इनाम मिला।
उत्तरकाशी के बड़कोट में कई लड़कियों को आज तक नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना से मिलने वाली राशि नहीं मिली, जिसके चलते छात्राओं ने एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा। अल्मोड़ा में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होने से मरीज परेशान। कई स्टूडेंट्स ने रक्तदान किया ताकि जरूरतमंदों को ब्लड मिल सके। अल्मोड़ा के आंगनबाड़ी वर्कर्स ने गांधी पार्क में जनसभा की, बाजार में जुलूस निकाला, चुनाव कार्यों से खुद को दूर रखने का ऐलान किया। टिहरी के धनोल्टी में इस सीजन में बर्फबारी बेहद कम हुई, जिससे पर्यटकों की संख्या भी कम पहुंची है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग निराश दिखे। बागेश्वर में भी मौसम का लगातार मिजाज बदल रहा है। 3 दिनों से बादल होने की वजह से ठंड में इजाफा।